केवल वो पढ़ने का स्किल जिसको बोलते हैं ना, उतने स्किल से पर्याप्त नहीं है। स्किल के साथ साथ भाषा जो है वो भी आवश्यक है, भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है। और भाषा कैसे बनती है? केवल शब्दों से नहीं बनती, शब्द और अर्थ दोनों मिलकर भाषा बनती है। तो शब्द तो हमारे वो अक्षरों में होता है, व्याकरण में होता है, वाणी में होता है, आकाश में होता है, आकाश का गुण ही शब्द है। ये तो शब्द हुआ, और शब्द का अर्थ है ध्वनि। ध्वनि को हमने एक व्यवस्थित किया है ताकि वो अर्थ का संकेत कर सके। परंतु अर्थ कहाँ है? अर्थ डिक्शनरी में नहीं है, अर्थ तो जीवन में है। जैसे अश्व, घोड़ा, ऐसा बोला तो घोड़ा सुनकर आप बोल सकते हैं, घोड़ा देखकर लिख सकते हैं। तो उच्चारण से और लिखने से, सुंदर अक्षर से लिखने से भी और शुद्ध उच्चारण से बोलने पर भी घोड़ा क्या होता है ये कैसे समझेगा? अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो उसमें तो वर्णन होगा, ऐसी जिसकी पुच्छ है, पुच्छ में बहुत केश है, उसको सींग नहीं होते हैं, उसके कान खड़े होते हैं, वो सफेद भी होता है, काला भी होता है, ब्राउन भी होता है, उसके 4 पैर होते हैं, वो गधे से थोड़ा ऊंचा होता है, ऊंट से थोड़ा नीचा होता है, वो दिखने में भी सुंदर लगता है, वो कभी भी बैठता नहीं है। इससे क्या घोड़ा क्या समझेगा? नहीं समझेगा। वो तो कुछ भी प्राणी का नाम आप दे देंगे। घोड़ा देखना पड़ेगा आपको, या तो चित्र रूप में या प्रत्यक्ष, घोड़ा देखना पड़ेगा। तो घोड़े का अर्थ जीवन में होता है, और जीवन का जितना हमारा परिचय और अनुभव गहरा है, उतना भाषा ज्ञान भी हमारा गहरा होता है। तो ये तो क्या है? ये इतना भाषा ज्ञान तो होना चाहिए, तभी हम ग्रंथ लेखक ने जिस रूप में लिखा है उस रूप में हम ग्रहण कर सकेंगे। एंड दैट इज कॉम्प्रिहेंशन, वो पढ़ना है वास्तव में। डिसाइफरिंग से अलग, जिसको हम रीडिंग बोलते हैं, पढ़ना बोलते हैं, पठन बोलते हैं, वो पठन किया तो हमने कॉम्प्रिहेंड किया। लेखक ने जिस रूप में, जिस अर्थ में लिखा है उस अर्थ में हमने ग्रहण किया। हम प्रामाणिक बुद्धि से जो वो कहना चाहता है वही हम भी समझते हैं। ये अदिति है। यहाँ जो सुना वही समझा, वो कॉम्प्रिहेंशन है। श्रवण के माध्यम से, श्रुति और पठन दोनों के माध्यम से जो बोलने वाला है और लिखने वाला है उसका तात्पर्य समझ पाना कि वो क्या कहना क्या चाहता है। वो ये अगर यथार्थ रूप में समझ लिया तो वो तो कॉम्प्रिहेंशन है, और उसको अदिति बोला, वो अदिति है। तो बहुत बार क्या होता है, हमारी अदिति ही कच्ची है, वो क्या लिखा है और क्या समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, ऐसा कहना पड़ता है। उसके बाद दूसरा है, दूसरा पद जो चिंतन का है वो उसके बाद आता है। उपनिषद का वचन है आत्मा वारे, तो आत्मा के स्थान पर हम कोई भी पदार्थ जिसको हम जानना चाहते हैं उसको कैसे जाना जाता है? आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो। तो श्रोतव्यो माने क्या? सुनना चाहिए, माने ज्ञानेंद्रिय से सुनना, और पढ़ना दोनों ही उसमें आ गया। वो उस समय लिखा था जब ग्रंथ नहीं थे, माने लेखन कला नहीं थी, तो सुनना था। अब पढ़ना भी हो गया। तो पहले सुनना पढ़ना पड़ता है, पहला चरण है सुनना पढ़ना। उसका यही अर्थ है कि सुना हुआ ठीक से समझो। ठीक से समझो मैंने क्या, फिर से मैं कह रही हूँ, बोलने वाले ने जिस अर्थ में बोला उसी अर्थ में समझो।
नहीं तो हमारा होता कैसे है ना, बोला हुआ समझ में ही नहीं आता है, क्या बोलते हैं और हम क्या समझते हैं, उसी में से झगड़े, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अरे मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था, आपने गलत समझ लिया, ऐसे हम बोलते ही हैं हमेशा। तो ये सही सही लेखक का, पाठक का, वक्ता का, श्रोता का समान रूप से उसको समझना हो जाए तो वो तो अदिति है, दैट इज श्रोतव्यो, आत्मा वारे श्रोतव्यो। एक बार वो कॉम्प्रिहेंड कर लिया, उसके बाद अंतःकरण की प्रक्रिया उसके ऊपर होती है। ये प्रक्रिया क्या थी? ज्ञानेंद्रिय की प्रक्रिया थी। हमने आंखों से देखा और कानों से सुना, श्रवण और पठन, ये तो इंद्रियों की प्रक्रिया रही। उसके साथ भी बुद्धि जुड़ी है, तभी तो हम समझ पाते हैं। उसके साथ जीवन जुड़ा है, तभी तो हम अर्थ समझ पाते हैं, तभी तो हम संदर्भ समझ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानेंद्रियों के साथ या कर्मेंद्रियों के साथ बुद्धि नहीं जुड़ी है। बुद्धि तो है ही, जो लिखे पढ़े, मैंने लिखे और बोले शब्दों का अर्थ बताता है। तो वो जीवन के साथ हमारा जितना परिचय होगा अच्छा, उतना अच्छा उतना सही सही हम समझ पाएंगे। ये अदिति। अब मंतव्यो माने मनन करना है, मनन के साथ ही चिंतन शब्द जुड़ा है। ये विचार का क्षेत्र है, ये मन बुद्धि अहंकार का क्षेत्र है। ये ज्ञानेंद्रियों का नहीं रहा अभी, अब मन बुद्धि अहंकार का हुआ। तो हमारी विचार प्रक्रिया क्या है, हमारी चिंतन प्रक्रिया क्या है, तो हम उसको कैसे मन से समझते हैं, कैसे बुद्धि से समझते हैं, कैसे अहंकार से समझते हैं। तो अंतःकरण से समझना, ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किए हुए विषय को अंतःकरण की शक्तियां अप्लाई करके समझना, ये बोध की प्रक्रिया है, ये बोध की प्रक्रिया है। तो फिर ये कैसे कर, अब क्या होता क्या है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में इसका शून्य स्थान है। जो सुना वो बोलो, जो पढ़ा वो लिखो, उसी का विश्लेषण करो, उसी के ऊपर काम करो। ये अंतःकरण की जो प्रक्रिया है उसको सिखाया ही नहीं गया है, और उसको हम व्यवहार में अप्लाई भी नहीं करते हैं। जीवन की गहराइयों के साथ जोड़कर हम नहीं करते हैं, इसलिए हमारी चिंतन की प्रक्रिया विकसित नहीं होती है। इसलिए हम अपनी बुद्धि पर, अपने मन पर, अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। अभी आपने ऑथेंटिसिटी का बोला ना, वी सीक ऑथेंटिसिटी आउटसाइड अस। हम अपने स्वतः के बाहर ऑथेंटिसिटी ढूंढते हैं। किसी पुस्तक ने ऑथेंटिफाई करना चाहिए, किसी विद्वान ने ऑथेंटिफाई करना चाहिए, दूसरों ने ऑथेंटिफाई करना चाहिए। हमने किया कि नहीं किया? हमको स्वयं को समझा, ऐसा बोध हमको हुआ कि नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए मनन चिंतन माने विचार शक्ति, बुद्धि शक्ति, अहंकार के दायित्व निर्णय करने की शक्ति, इसको अप्लाई करो, इसको अप्लाई करो। अब ये कैसे होता है? तो एक बार सुना हुआ, पढ़ा हुआ अपने अंदर स्थापित किया और उसके ऊपर हमने विचार करना प्रारंभ किया, तो क्या किया? मन को एकाग्र किया, मन से उसे ग्रहण करने का प्रयास किया, बुद्धि से उसको ग्रहण करने का प्रयास किया। लेकिन मन के बाद बुद्धि तो आएगी। अब ये प्रक्रिया हमारे लिए बहुत बहुत अपरिचित ऐसी प्रक्रिया है। हम पढ़े हुए का विश्लेषण तो बहुत करते हैं, परंतु विचार कहाँ करते हैं?
विचार नहीं करते हैं। तो ये जो मन है ना, उसकी ये जो विचार शक्ति है, उसके साथ एकाग्रता की शक्ति जुड़ी है। एकाग्र बनो, किस पर? जो पढ़ा है उसके ऊपर। उसका पढ़े हुए का विश्लेषण करने का प्रयास न करो। अब ये अपरिचित है, परंतु योग की ही प्रक्रिया है। उसके बिना नहीं पढ़ा जाएगा, उसके बिना मनन चिंतन नहीं होगा। एकाग्र होना, तो एकाग्र हो जाओ। विश्लेषण करने का प्रयास मत करो, उसको उसको लागू करने का प्रयास तो बिल्कुल ही मत करो। विचार करो। मैंने एक दो बार, मुझे याद है, मैं अलग अलग ऑडियंस के सामने इतनी बार कह चुकी होती हूँ कि यहाँ बताया कि नहीं बताया वो भी ध्यान में नहीं रहता। कोई बात नहीं, पुनरावर्तन हो जाएगा, आपका पुनः स्मरण भी हो जाएगा। मैं विद्या भारती में कार्यरत थी, तब हमारे संगठन मंत्री, जो हमारे गुरु भी रहे हैं, उन्होंने एक श्री अरविंद का कथन 4-5 वाक्यों का था, वो पढ़ने के लिए दिया। कहा कि पढ़ो इसको। मैंने जोर से पढ़ा। वो क्या लिखा था? जब आपने कुछ सुना या पढ़ा, वो आपको समझ में नहीं आया, तो आप समझने का प्रयास छोड़ दो। आप पढ़ने का माने समझने का प्रयास छोड़ दो। आप उसको केवल एकाग्र होकर पढ़ो। पढ़ो माने जोर से बोलो या मन में पढ़ो। आप उसको पढ़ो, फिर से पढ़ो, पढ़ते रहो। आप बुद्धि अप्लाई मत करो, आप कोई भी अर्थ समझने का प्रयास मत करो, क्योंकि समझने का प्रयास तो बुद्धि से होगा और वही ज्ञानेंद्रियों पर आधारित ऐसे ही होगा। तो आप समझने का प्रयास मत करो, आप उसके ऊपर एकाग्र हो जाओ और पुनः 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 एकाग्र होकर पढ़ते रहो। तो एक क्षण ऐसा आएगा जब वह लेख अपना अर्थ स्वयं आपके समक्ष उद्घाटित करेगा और तब आपको लगेगा अरे हाँ, समझ में आया, इट इज क्लियर। उसके ऊपर प्रकाश पड़ा तो वह समझ में आया। वो समझना है, वो मनन और चिंतन से समझना हुआ और उसके ऊपर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास बन जाता है, संशय नहीं रहता। तो फिर ये प्रक्रिया हमको किसने सिखाई? किसी ने नहीं सिखाई। ये प्रक्रिया हमने की कब? नहीं, उल्टा सिखाया है कि इसको तो सब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं। किसके मन में क्या आएगा और किसको क्या समझेगा वो तो वही जाने। तो सब्जेक्टिव रियलिटी पर भरोसा मत करो, ऑब्जेक्टिव रियलिटी ही महत्वपूर्ण है, ऐसा हमको सिखाया गया है। ये बौद्धिकता के क्षेत्र में सिखाया गया है। लेकिन ये जो प्रतीति होती है, ये जो बोध होता है, वही ऑथेंटिक होता है। अब इसके ऊपर विश्वास करना कितना कठिन है। ये मनन और चिंतन का आधार है। फिर इसका विकास होता है। कैसे होता है? जीवन में इसको लागू करके, ये जीवन में उसका परिणाम दिखाई देता है। कैसे ये प्रक्रिया जीवन के साथ जुड़कर एप्लीकेशन के स्तर पर होती है, मैं 2 उदाहरण दूंगी। ये दोनों उदाहरण भी मैंने बताए हुए हैं, लेकिन इसका यहाँ इस कथन के साथ जोड़कर पुनः स्मरण करेंगे। एक कारखाने में, मैं निश्चित रूप से ये उदाहरण आपको पता है इसलिए मैं संक्षेप में बताऊंगी। हमारे एक प्रांत संघ चालक थे, वे इंजीनियर थे। उन्होंने अपना उदाहरण जो घटा हुआ है उनके सामने वही बताया था।
कि हमारे कारखाने में एक जर्मनी से यंत्र सामग्री आई, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए नो हाउ भी जर्मनी से आया। उन्होंने इंस्टॉल कर दिया, हम लोगों को कैसे ऑपरेट होता है, हम कैसे करें वो भी सिखा दिया, और फिर वे चले गए और यंत्र तो चालू हो गया। हम लोगों ने भी उसको ऑपरेट करना सीख लिया था। 6-8 महीने के बाद एक यंत्र बंद पड़ गया। वो चालू ही नहीं हो रहा था। कितने भी प्रयास कर लिए हम लोगों ने, इंजीनियर्स ने बहुत प्रयास कर लिए, चालू ही नहीं हो रहा था। फिर हम निराश होकर सोचने लगे क्या क्या फिर से जर्मनी से नो हाउ बुलाना पड़ेगा क्या। उतने में एक मैकेनिक दूर से देख रहा था, उसने कहा मैं प्रयास करूं। तो हम लोगों ने मन में हंसकर, क्या हम लोग थक गए, अब ये क्या करने वाला है, ऐसा करके, लेकिन और कुछ था ही नहीं, तो कहा कि करो। उस मैकेनिक ने 5 मिनट में उस यंत्र को चालू कर दिया। तो इन सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि हम इतने सारे बड़े बड़े इंजीनियर्स इतने समय से मथ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हें फॉल्ट कहाँ है, कैसे पता चला, तुमने कैसे रिपेयर कर दिया। तो उस मैकेनिक ने कहा यंत्र मेरे साथ बात करता है, उसने मुझे बताया कि यह फॉल्ट है और मैंने उसको ठीक कर दिया, दूर कर दिया। अब ये क्या है। मैंने एक बार एक मैकेनिकल इंजीनियर को पूछा कि आप इसको कैसे देखते हो। मैंने एक तत्वज्ञान पढ़े हुए को आप पूछेंगे तो उसका उत्तर अलग होगा, राजेंद्र जी को पूछेंगे तो उसका उत्तर अलग होगा, और मनु जी को पूछेंगे तो उसका उत्तर अलग होगा। तो वो इंजीनियर ने कहा, मैकेनिकल इंजीनियर था, उसने कहा हाँ ठीक है ना, इंजीनियर तो रोज रोज यंत्र के साथ काम नहीं करते हैं और मैकेनिक तो काम करता है यंत्र के साथ, इसलिए उसको पता चल गया। और तत्व ज्ञान का अध्ययन करने वाले क्या बोलेंगे, हाँ उसका उस यंत्र के साथ तादात्म्य हो गया था, वो उस यंत्र को प्रेम करता था, वह यंत्र उसको स्वजन लगता था, इसलिए यंत्र ने उसके साथ बात की। यह संभव है, अंतःकरण के स्तर पर यह संभव है। अब हम कहाँ हैं, क्या मनन चिंतन के स्तर पर हैं या एनालिसिस के स्तर पर ही हैं। क्या जो लिखे हुए शब्दों का, सुने हुए शब्दों का एनालिसिस, विश्लेषण करके ही चीजें समझने का प्रयास करते हैं, या एकाग्रता की शक्ति को अप्लाई करके समझने का प्रयास करते हैं। गहराई शब्द तो ये आपकी दुनिया से ही बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं हमारे लिए गहराई ये शब्द बहुत इतना परिचित नहीं था, लेकिन जब से आप लोगों के संपर्क में आए हैं तब से हर बात गहराई से समझो, गहराई से समझो, ऐसा हम सुन रहे हैं। व्हाट इज दैट गहराई, कितना गहरा है, कहाँ है वो गहरापन, कहाँ है। ये गहरापन मन में है, ये गहराई से समझो, माने एकाग्रता पूर्वक इसको समझने का प्रयास करो, तादात्म्य में उसके साथ होना, तब वो मनन चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है, आगे बढ़ती है, परिपक्व होती है, उससे हमारा विश्वास उसके ऊपर बढ़ता है, ऑथेंटिसिटी अपने आप को अनुभव में आती है। तो चिंतन क्षमता का विकास करने के लिए इस आयाम को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा उदाहरण बताती हूँ, वो अंतःकरण की शक्ति पर निर्भर नहीं करता है, व्यवहार के साथ। समय कितना है भाई? हमारा जो चिंतन के बारे में बात करते हैं, पहले
हम जो अदिति हुआ, कॉम्प्रिहेंशन हुआ, ये सब हुआ, लेकिन कुछ प्रश्न से हम्म शुरू हम ऐसे कर सकते हैं कि हाँ, ये सब प्रश्न है, इस हम्म प्रश्न का उत्तर ढूंढे हम खुद, हम्म हाँ जो हाँ एकाग्रता से हम्म प्रश्न के हाँ बारे में सोचें और उस प्रश्न के हम्म उत्तर ढूंढें। वो भी एक हम्म मौलिक रूप से हम हाँ चिंतन कर रहे हैं, कि हो हाँ सकता है कि ये हाँ प्रश्न हाँ अपने अपने प्रश्न खुद बनाएं और उसके समाधान ढूंढें हाँ मन में। हाँ ठीक है ठीक है। प्रश्न प्रश्न आने चाहिए। वो है हाँ जिज्ञासा, मैंने हाँ जानने की इच्छा कि ये इसका उत्तर क्या है। तो फिर उस प्रश्न को ही अपने मन में स्थिर करके मन को हाँ एकाग्र कर दो उसके ऊपर। भाई तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, मैं नहीं जानता, तुम ही बताओ, तो उसका उत्तर मिलेगा। ये भी एक चिंतन की प्रक्रिया ही है। प्रश्न ही तो है, ये लिखा है उसका अर्थ क्या है। अर्थ हम्म, तो नहीं समझ में आ रहा है, अर्थ क्या है। तो वो मनन चिंतन के आधार पर उसका अर्थ उद्घाटित होगा, प्रश्न का उत्तर भी उसी प्रकार से सामने आएगा। बात तो ठीक है। तो जिज्ञासा ही है, जानने की इच्छा ही है। और विचार की शक्ति सूक्ष्म जगत की शक्ति है। और मनुष्य मनुष्य सूक्ष्म जगत में ऑपरेट करने वाला व्यक्तित्व है। इसलिए इस रूप में ही ज्ञान प्राप्त होता है, केवल शब्दों से नहीं। फिर नहीं तो हमको शब्द प्रमाण ही मानने पड़ेंगे। फिर हमारा अनुभूत प्रामाण्य तो होगा नहीं किसी भी बात को। और हमारे उत्तर नहीं होंगे, किसी ने दिए हुए उत्तरों को हम दे रहे हैं ना। हमारे उत्तर कहाँ दे रहे हैं। तो हमारे उत्तर क्या है, हम उसके ऊपर कितना अधिकार रखते हैं, ये जानना चाहिए। तो इस रूप में चिंतन और चिंतन की क्षमता, मौलिक चिंतन की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके लिए हमारे ऊपर माने आत्मविश्वास तो होना चाहिए। दुनिया नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, दुनिया की क्यों परवाह कर रहे हो, आप मानो ना पहले। और फिर क्या हमको सिखाया गया है, हम तो कुछ भी मानेंगे, वो क्या सही होता है क्या। सब व्यवहार करते समय हम कहे सो कायदा ऐसा करते हैं, तो भी इस बुद्धि के क्षेत्र में हम तो कुछ भी कहेंगे, वो तो हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी होगी, उसको तो कोई मानेगा नहीं। ऐसे ऐसे सारे प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। संशय, हमारे अपने ऊपर संशय आ जाते हैं। इससे मुक्त होना तो श्रद्धा विश्वास ये भी बढ़ेगा हमारे स्वयं के ऊपर। हाँ, 7 मिनट बचे। हाँ। तो ऐसा ये इसका माने पंचपदी का भी यही अर्थ है। और आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो, ये निदिध्यासन तो आगे है। और इसका ज्ञानार्जन के रूप में परिणाम क्या बताया है पता है। श्रवणात 10 गुणम मननम, श्रवण से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे 10 गुना प्रभावी मनन चिंतन है। सहस्र गुणम निदिध्यासनम, निदिध्यासन तो 1000 गुना अधिक प्रभावी है। और फिर ये योग के ही शब्द हैं, इसलिए अनंतम निर्विकल्पम, निर्विकल्प समाधि में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो तो अनंत होता है। फिर तो श्रवणात 10 गुणम मननम, मननात् सहस्र गुणम निदिध्यासनम, अनंतम निर्विकल्पम। ऐसा ये ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का ही ये भाग है। तो ठीक है, इसके ऊपर जरा क्या करें, चिंतन करें। ताई इसमें ये भी लगता है कि हम्म, एक जैसे वो मशीन का आपने हम्म, उदाहरण दिया, हम्म, हम्म, वो मशीन के साथ हमको
एक तो हमको पता होना है कि कौन सी मशीन है, और दूसरा उस मशीन के साथ उतना समय हमने बिताया है कि नहीं बिताया है, तभी वो मशीन हमसे बात करना शुरू करेगी। तो जो हम विषय अपना चुने चिति के लिए, तो विषय चुनने की प्रक्रिया, चिति तो एक माध्यम हुआ, मैंने 6 महीने में एक बार करना है। वो 6 महीने के लिए हमको एक विषय पकड़ के रखना है, कम से कम 6 महीने के लिए, और उस विषय पर ही चिंतन करना है, उस विषय के संदर्भ में ही पढ़ना है, उस विषय के संदर्भ में ही चर्चा करनी है। ऐसा हमको शायद करना चाहिए। नो, पढ़ना वढ़ना छोड़ दो। हाँ, आपको तो आप एकाग्रता की शक्ति को अप्लाई करो। पढ़ना तो आपकी ज्ञानेंद्रियों से होगा, चर्चा करना वाग इंद्रियों से होगा। तो गो इनसाइड, अंदर जाओ। पढ़ना तो बाहर का होता है, बोलना बाहर के लोगों के साथ होता है, दैट इज एक्सट्रोवर्ट। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं, अंतःकरण अंदर है। जीत है। तो ठीक है, अभी समय हो गया, समय हो गया इसलिए कि 6 बजे दूसरा सत्र है ना, लोग जीत है। जुड़ना शुरू हो गए। हाँ हाँ जी। हाँ, रह गया, लेकिन समय नहीं है। कालेलकर जी ने अपना एक उदाहरण दिया था कि मैं 10-11 वर्ष का था, हमारे भाइयों में सबसे छोटा था। तो मैं तो छोटा ही, अपने आप को छोटा मानता था, सब मुझे छोटा ही मानते थे। एक बार पिताजी के पास एक गरीब किसान अपना खेत बेचने के लिए आया। तो पिताजी ने मुझे बुलाकर पूछा, दत्तू, ये किसान अपना खेत हमें बेचना चाहता है, क्या हमको खरीद करना चाहिए? तो दत्तू ने सोचा कि अरे, मेरे पर ये निर्णय करने का दायित्व दिया है, मुझे बताना है, तो मैं बड़ा हो गया, मुझे विचार करना चाहिए। तो फिर मैंने पूछा, ये क्यों बेचना चाहता है? तो पिताजी ने कहा कि इसके ऊपर साहूकार का कर्ज बहुत बढ़ गया है। तो फिर मैंने पूछा कि लेकिन ये खेत बेच देगा तो मूलतः गरीब हैं, तो इसके पत्नी और बच्चे खाएंगे क्या? तो कहते हाँ, ये तो समस्या है कि खाएंगे क्या। तो फिर हमको खेत तो नहीं खरीद करना चाहिए उससे। तो फिर उसका कर्ज का क्या होगा? साहूकार तो परेशान करता है। तो फिर मैंने बहुत विचार करके कहा कि हम ऐसा करते हैं, उसका खेत गिरवी रख लेते हैं और उसको खेती करने के लिए वापस दे देते हैं। जब हमारे, और उसको साहूकार का कर्ज भेजना है तो वो पैसा भी दे देते हैं। जब वो पैसा वापस देगा तब हम उसका खेत वापस देंगे, तब तक हम ब्याज नहीं लेंगे उसके पैसे के, खेत हमारा रहेगा। फिर वो जब मुक्त हो जाएगा तो खेत हम वापस दे देंगे। तो पिताजी ने मेरी इस प्रकार की व्यावहारिक निर्णय बुद्धि है, उसको, उसके लिए बहुत शाबाशी दी। ये अप्लाइड चिंतन हुआ कि कैसे हम सोच रहे हैं, कैसे प्रश्न उठ रहे हैं और कैसे हम उसके उत्तर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चलिए।